अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिम सिद्दीकी। आप सबको वेलकम कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, हम आपके साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर करते हैं जिससे ना सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा होता है बल्कि ये आपको अपडेट भी रखती हैं। आज ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि आया वो कौन से ऐसे नेचुरल थ्रेट्स हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं बल्कि जानलेवा हो सकते हैं। क्या सोचें कि कभी ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा समुंदर में गिर जाए, या फिर एक बहुत बड़ा सुपर वॉल्केनो फटे और जिसकी वजह से दर्जा हरारत इस कदर गिर जाए कि हम एक नई आइस एज में चले जाएं, या फिर कोई बर्फ़ के नीचे दबा हुआ मॉन्स्टर, जहरीला मॉन्स्टर जाग जाए जिससे ना सिर्फ इतना टेम्परेचर बढ़ जाए कि दुनिया का हर कोना पिघल जाए। तो क्या ऐसे ख़तरात हमारे इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, मौजूद है? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसे ही 4 नेचुरल डिज़ास्टर्स की जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो किसी भी ख़तरे से कम नहीं और ये कभी भी जो है वो अटैक कर सकते हैं जिससे इंसानी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो सकता है। जी हाँ, इनमें सबसे पहले है डूम डे ग्लेशियर्स, जिसको थ्वेस्ट ग्लेशियर्स भी कहते हैं। ये अंटार्कटिका के वेस्ट में मौजूद है और इसकी गहराई 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मतलब ये इतना गहरा है, ये बुर्ज खलीफा के मुकाबले में भी इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो सकती है और ये तकरीबन 120 किलोमीटर लंबा है और ये टोटल 1,92,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पे फैला हुआ है और ये दिन ब दिन पिघल रहा है। इट मीन्स दैट कि ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से समुंदर की गहराई में इजाफा होता चला जा रहा है। 1,92,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पे फैला हुआ है। मतलब ये इतना बड़ा है कि इसमें मुंबई जैसे 318 शहर, जबकि कराची जैसे 50 शहर इसमें समा सकते हैं। नाज़रीन, ये ग्लेशियर तेज़ी के साथ पिघल रहा है और ये अंटार्कटिक में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, जिससे ना सिर्फ समुंदर की गहराई में 4% इजाफा हो रहा है, तकरीबन आप यूँ कह लें कि ये समुंदर की गहराई में तकरीबन है तो वैसे अंटार्कटिक के मुकाबले में ये बहुत छोटा सा एरिया, लेकिन ये इसकी बड़ी अहमियत है अपनी लोकेशन के हवाले से। ये समुंदर में 3 मीटर या 10 फीट तक इजाफा कर चुका है। आप इस अंटार्कटिक शीट को समझें। इस अंटार्कटिक शीट के मुताबिक ये बहुत अहम लोकेशन पे वाक़या है। अगर ये इस तरह ही पिघलता रहा तो ये तमाम शहरों को गर्क कर देगा, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही आएगी और बहुत से शहर इसकी लपेट में आ जाएंगे और वो पानी की जद में होंगे, जिसमें मुंबई, न्यूयॉर्क, जकार्ता, बैंकॉक और ढाका शामिल है। आपको मैं अंटार्कटिक आइस शीट की मदद से समझाता हूँ। ये मिड में एक आइस शीट है जिसके नीचे लैंड है, जबकि इसके साइडों पे पानी है। अगर आइस के नीचे पानी आ जाए तो वो वाला हिस्सा कहलाता है आइस शेल्फ। ये मिड में आइस ज़्यादा पड़ने से बाहर की तरफ आ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि समुंदर जो है उसका इजाफा हो रहा है, यानी कि समुंदर का पानी का लेवल बढ़ रहा है। एयर पोल्यूशन और वाटर जो है ये अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होगी, जितनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगी तो उससे आइस ज़्यादा मेल्ट करती है। जितना ये ग्लेशियर्स मेल्ट होगा इससे पानी का लेवल बढ़ेगा और पानी के लेवल बढ़ने से डिफरेंट शहर जो हैं वो इसकी जद में आ जाएंगे और ये समुंदर का लेवल बढ़ने से बहुत सी तबाहियाँ हो सकती हैं। ईस्ट अंटार्कटिका में देखें तो यहाँ पे ये इसके मिड में वाक़या है। ये ग्लेशियर्स अपनी लोकेशन के लिहाज से बहुत अहम है। नाज़रीन, ये हमारे पास है वेस्ट अंटार्कटिका। इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है और ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है। जितनी ज़्यादा मेल्टिंग होगी उतना समुंदर में पानी का लेवल बढ़ेगा और समुंदर के पानी का लेवल जो कि ऑलरेडी तकरीबन 4 मीटर तक बढ़ चुका है, ख़तरनाक हो सकता है। आप इस ज़मीन के सर्वे को देखें। इसके ईस्ट में ज़मीन समुंदर से ऊंची है, जो कि पीली और रेड लाइन से दिखाई गई, जबकि वेस्ट में ब्लू लाइन जो है वो समुंदर के लेवल से ज़मीन का लेवल नीचे है और ये बहुत नीचे है, जो कि ख़तरनाक हो सकता है। डूम डे ग्लेशियर्स जो कि ऑलरेडी मेल्ट हो रहा है, समुंदर का पानी इसकी बेस में इस हद तक जा चुका है जो इसको खोखला कर रहे हैं। मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता खोखला हो रहा है और तकरीबन 1992 से लेकर अब तक ये 14 किलोमीटर तक जो है वो खोखला हो चुका है, जिससे ये किसी भी टाइम यहाँ पर टूटकर समुंदर में गिर सकता है और जिससे बहुत सी तबाहियाँ आ सकती है। इससे समुंदर का लेवल जो है वो 1.5 किलोमीटर तक बढ़ेगा, जिससे बहुत सी तबाहियाँ आ सकती हैं। साइंटिस्ट ऑलरेडी एक क्रैक जो है वो इस ग्लेशियर्स में ढूंढ चुके हैं।
सवाल ये नहीं कि ये कब टूटेगा, सवाल ये है कि इसके मेल्ट होने से जो तबाहकारियाँ आएंगी, जो समुंदर का लेवल बढ़ेगा, उससे बहुत से सुनामी और तूफ़ान आएंगे। ये वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट देखें, इसमें भी क्रैक आ चुके हैं और ये भी समुंदर के पानी में इजाफे का सबब बन सकता है। इससे समुंदर के लेवल में 3 मीटर तक इजाफा हो जाएगा, जिससे बहुत सी तबाहकारियाँ आ सकती हैं और कोस्टल वे को खाली करना पड़ेगा, जिससे तकरीबन जो है 1 अरब के करीब आबादी जो है वो ये इलाके छोड़ने पर, ये शहर छोड़ने पर मजबूर होंगे और दूसरे शहरों में जाके आबाद होंगे। क्लाइमेट माइग्रेशन लोमिंग चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डिसरप्शन की रिपोर्ट भी देखें तो इसके मुताबिक भी तकरीबन 1 अरब के करीब लोग यहाँ से दूसरे शहरों में मुंतकिल होंगे, जिससे बहुत से क्राइसिस आ सकते हैं और ये इकोनॉमिक क्राइसिस का सबब भी बनेगा। इससे ना सिर्फ बहुत से तूफ़ान आएंगे जिनमें सुनामी हैं, जिनमें हॉरिकेन्स हैं और फ्लड्स हैं, ये तबाहकारियों का सबब बनेगा। जी नाज़रीन, अब बारी आती है येलोस्टोन सुपर वोल्केनो की। ये अमेरिका के एक शहर में वाक़या है और ये कई किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। इसे कैलड्रा सुपर वोल्केनो भी कहते हैं। ये इतना बड़ा है कि ये बहुत बड़ी तबाही लेके आ सकता है। ये तकरीबन 50 किलोमीटर लंबा और 70 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा मैग्मा भरा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन हो सकता है, जिससे ना सिर्फ ये अमेरिका बल्कि दूसरे देशों को भी अपने अंदर लपेट लेगा। ये इतना बड़ा है कि ये दुनिया के कई ममालिक को अपनी लपेट में ले सकता है और वो झटके में ही तबाह हो सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तबाहियाँ आएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि येलोस्टोन हर 6 से 7 लाख साल बाद फटता है। लास्ट टाइम ये 6,40,000 साल पहले, उससे पहले 13 लाख और फिर ये 21 लाख साल पहले जो है फटा था, जिससे बहुत से देश तबाह हुए। येलोस्टोन सुपर वोल्केनो एक बहुत बड़ी तबाही का ख़तरा ला सकता है। अब ये कब फटेगा अभी तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसके फटने से एक सुपर वोल्केनो फटेगा और देखते देखते दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। ये 1000 किलोमीटर तक तबाही फैला सकता है, जिससे बहुत से देश इसकी लपेट में आ सकते हैं। इसके अखराज से, इसके फटने से सल्फ़र डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में आएगी, जिससे एसिड ड्रेन होगी और इसकी ऐज से इस कदर तरीकी होगी कि सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर वोल्केनिक विंटर जो है वो बनेगी और यहाँ पर बहुत सी बीमारियाँ आएंगी और खेत नहीं उग सकेंगे। खुराक की किल्लत भी पैदा होगी और यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड होने की वजह से एसिड रेन आएगी, जो कि बहुत सी बीमारियाँ पैदा कर सकती है। येलोस्टोन सुपर वोल्केनो जो है ये कई सालों तक रहेगा और 70% के करीब दुनिया की आबादी को ख़त्म कर देगा। जी तो नाज़रीन, अब बात करते हैं यहाँ पर कैनरी आइलैंड्स की, जो कि स्पेन में वाक़या हैं। ये कैनरी आइलैंड जो है स्पेन के जंगलों में नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के करीब है। इनको कैनरी आइलैंड कहते हैं। ला पाल्मा का ये एक इलाका 4 मिलियन ईयर्स पहले एक वोल्केनो फटने के वजह से वजूद में आया और ये एक बहुत बड़ा सुपर वोल्केनो है जो किसी भी टाइम फट सकता है और एक बड़ी तबाही ला सकता है। ये क्रैक आप देख सकते हैं, जिसको आप गूगल भी दिखाता है। ये क्रैक जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इस वोल्केनो से 6000 फीट के ऊपर तकरीबन फैला हुआ है और ये कभी भी फट सकता है। ये क्रैक अगर यहाँ से होता है तो एक बहुत बड़ी स्लाइड जो कि 500 बिलियन टन है, इतना बड़ा पत्थर अगर समुंदर में गिरेगा तो बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, जिससे समुंदर की लहरें तकरीबन 1 किलोमीटर तक बुलंद होंगी और ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक बहुत बड़ा सुनामी लेके आ सकती हैं। साइंसदानों ने भी इसे एटम बम से मुशाबा किया है, जो कि एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है और ये 4000 माइल्स तक फैल सकता है, जिससे बहुत से शहर इसकी लपेट में आएंगे और बहुत से ममालिक तक भी ये जा सकता है। इसकी लहरें इतनी बुलंद होगी कि ना सिर्फ कोस्टल हाईवे बल्कि ये बाकी शहरों के अंदर भी बड़ी तबाही फैलाएगा। ये पाल्मा का ये वोल्केनो एक एटम बम की मानिंद है, यानी कि बहुत बड़ी तबाहियाँ लाने के लिए ये काफ़ी है। कहा यह जाता है कि ये ईस्ट में वाक़या मियामी और ओरिडो के जो आइलैंड हैं इनके लिए तबाहियाँ मचा सकता है। अगर टाइम पे शहर खाली ना हुए तो इससे बहुत सी तबाहकारियाँ आएंगी। जी नंबर 4 पे आता है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी आइस लेयर है जो कि टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है। ये बर्फ़ के जमे हुए पहाड़ हैं और ऐसी लेयर्स हैं जो कि बर्फीले इलाके हैं। यहाँ पे टेम्परेचर -, डिग्री सेल्सियस में रहता है। इसमें कनाडा, रशिया और तिब्बत आते हैं। परमाफ्रॉस्ट को समझने के लिए मैं आपको एक
छोटा सा व्यू देता हूँ। ये आप देखें ऊपर एक्टिव लेयर है, नीचे ट्रांजिशन जोन है और इसके नीचे परमाफ्रोस्ट होती है। परमाफ्रोस्ट में बहुत से ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स और ये सब चीज़ें शामिल हैं, ये फ्रीज़ हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे एक रिजर्व्स की शक्ल में मौजूद हैं। लेकिन माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से परमाफ्रोस्ट जो है इसकी आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव लेयर ऊपर मेल्ट हो रही है, जो कि इन आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने की वजह से परमाफ्रोस्ट का लेवल भी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इट मीन्स दैट कि परमाफ्रोस्ट भी मेल्ट हो जाएगी और ये जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स हैं, इनको बैक्टीरिया खाना शुरू कर देगा। माहौलियाती आलूदगी की वजह से जब वो इनको बैक्टीरिया खाएंगे तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होने से जो यहाँ का टेम्परेचर है वो तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी और जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा और इससे ज़्यादा आइस मेल्ट होगी, जो कि मज़ीद तबाहकारियाँ ला सकता है। तो नाज़रीन, ये थे वो 4 सुपर थ्रेट्स जो कि किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं और इंसानी ज़िंदगी जो है इससे ख़ात्मा हो सकता है। जी तो नाज़रीन, ये थे 4 सुपर थ्रेट जो कि किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं और इंसानी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर सकते हैं। अगर इन डिज़ास्टर्स को टाइमली मैनेज ना किया गया, इनके लिए इक़दाम ना किए गए तो बहुत सी तबाहकारियाँ फैला सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।